बेटा इस वीडियो में हम अपनी बिजनेस स्टडी का जो चैप्टर सेकंड है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट उसके बाकी की प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे। हमने पहले 6 प्रिंसिपल अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किए हैं, तो जिन्होंने बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो पहले आप वो 6 प्रिंसिपल्स वहाँ से अच्छे से स्टडी कर लें और 7th प्रिंसिपल को यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम। बेटा इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसमें हम आगे लेटर ऑन हर चैप्टर के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। और बेल आइकन को आप ऑन कर लो ताकि आपको मेरी नेक्स्ट वीडियोस के बारे में पता लगता रहे। जो प्रिंसिपल बेटा हम अब यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं डिस्कस करना वो है रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़। ठीक है, तो जो रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ के जो प्रिंसिपल को मैंने 3 लाइंस के अंदर डिस्कस किया है, आपने पेपर में यही 3 लाइंस ही बेटा इसकी लिखनी है। और अभी पहले हम डिटेल में डिस्कस करते हैं कि रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन्स का प्रिंसिपल है क्या। देखो ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जितने भी एम्प्लॉयज़ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमारे पास काम करते हैं ना, तो हमने उनको एडिक्वेट मतलब सैलरी देनी है ताकि उनको मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। मतलब हर एम्प्लॉय को फेयर वेजेस मिले और फेयर सैलरी मिले, जो जिससे वो पर्सन जो है ना एटलीस्ट अपना जो रिजनेबल स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है उसको अपना करे। एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो आपने यहाँ पे ध्यान रखनी है कि हर कंपनी ने जो रेम्युनरेशन अपने एम्प्लॉयज़ को देना है वो उसकी पेइंग कैपेसिटी के अंदर हो। यानी कि फेयर वेजेस का मतलब ये है, वो डिपेंड करता है कंपनी टू कंपनी कि उस कंसर्न का फाइनेंशियल कैपेसिटी क्या है। वेजेस देने के लिए आपने मिनिमम वेज एक्ट जो गवर्नमेंट का है उसको ध्यान में रखना है, और वेजेस और सैलरी जो आपके कॉम्पिटिटर्स दे रहे हैं मार्केट के अंदर उसको भी ध्यान में रखना है। तो देखो रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ को जब आपने पेपर में लिखना है बेटा, तो आपने ये 3 पॉइंट्स इसके लिखने हैं कि जो रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ है वो बिल्कुल जस्ट और इक्विटेबल हो। ठीक है जी, एम्प्लॉयज शुड बी पेड fair wages which give them a reasonable standard of living, and at the same time it should be within the paying capacity of the company। देखो इस पॉइंट में आप अगर और एग्जांपल को वहाँ पे डिस्कस करना चाहते हो तो या केस स्टडी के लिए आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जैसे आपको कोई केस स्टडी आ जाती है, उसमें आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये रेम्युनरेशन ऑफ पर्सन की है, तो उसमें ज़्यादातर ये डिस्कस होती हैं बातें कि ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रॉपर प्रॉफिट कमाया, वो अपने प्रॉफिट का एक पार्ट अपने शेयर होल्डर और ऑनर को दे रहा है ना। तो वहाँ पर आप देखोगे उस केस स्टडी के अंदर कि वो अपना कुछ प्रॉफिट अपने एम्प्लॉयज़ को भी दे रहा है इन फॉर्म ऑफ बोनस वगैरह। ठीक है, जिससे वो पूरी तरह से एनकरेज हो, मोटिवेट हो। तो यहाँ पे आपने समझ जाना है कि ये जो केस स्टडी है वो रेम्युनरेशन ऑफ एम्प्लॉय की है। नेक्स्ट प्रिंसिपल बेटा हमारा आता है सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। तो सबसे पहले आपने इसका मीनिंग समझना है कि सेंट्रलाइजेशन का मीनिंग होता है कंसंट्रेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी इन फ्यू हैंड्स एट टॉप लेवल। कि डिसीजन मेकिंग की जितनी पावर है वो सेंट्रलाइज्ड है। सेंट्रलाइज्ड का मतलब क्या कि टॉप मैनेजमेंट ने उसको अपने पास रखा हुआ है। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब है इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर एट एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट। ठीक है, कि वहाँ पे आपने अपने एम्प्लॉयज़ को भी ये पावर दे दी कि आप जो है डिसीजन मेकिंग कर सकते हो। अब एक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात जो यहाँ पे आपने ध्यान रखनी है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो सेंट्रलाइजेशन है और डिसेंट्रलाइजेशन है वो पूरी तरह से बैलेंस्ड होना चाहिए। ठीक है, अब कैसे देखो, अगर हम ज़रूरत से ज़्यादा सेंट्रलाइजेशन करेंगे मतलब कि आपकी सारी डिसीजन मेकिंग की पावर जो है वो टॉप मैनेजमेंट के साथ होगी, तो वो भी ठीक नहीं है। और हर चीज़ को हम डिसेंट्रलाइज्ड करेंगे वो भी ठीक नहीं है। तो यहाँ पे हमें जो हेनरी फ्योल है वो ये एडवाइस करते हैं कि नोट टू हैव कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन और कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन, बट आपने इसका क्या बना लेना है, एक कॉम्बिनेशन बना लेना है। मतलब जितने भी मेजर डिसीजन हैं वो सारे टॉप मैनेजमेंट ले ले, और जितने भी आपके ऐसे डिसीजन हैं जो इतने मेजर नहीं है उसको आप डिसेंट्रलाइज्ड कर दो। ठीक है बेटा, तो केस स्टडी के अंदर आपको अगर वो सेंट्रलाइजेशन की केस स्टडी होगी तो उसमें आपको ज़्यादातर ये पॉइंट मिलेगा कि डिसीजन मेकिंग की पावर टॉप मैनेजमेंट के पास है। और अगर वो केस स्टडी डिसेंट्रलाइजेशन की होगी तो वो कैसे आपको डिस्कस करेगा कि वो अपने एम्प्लॉयज़ पे ट्रस्ट करता है, वो डिसेंट्रलाइज्ड है। ठीक है ना, तो वो इन सारी चीज़ों को पूरी तरह से डिसेंट्रलाइज्ड करना चाहता है। ठीक है, तो डिसीजन मेकिंग की पावर कहाँ हो जाएगी, एवरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर। नेक्स्ट प्रिंसिपल है बेटा हमारा प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन। तो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है हमारा। इसमें आपने जो बात याद रखनी है बेटा, स्केलर चेन का पहले मतलब क्या होता है।
स्केलर चेन का मतलब है एक लाइन ऑफ अथॉरिटी और चेन ऑफ सुपीरियर फ्रॉम हाईएस्ट टू लोअर रैंक, ठीक है। और फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी बिटवीन जितने भी आपके एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है ना, जो उनके बीच में आपकी फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी है, उसको हमने डिस्कस करना है किसमें, स्केलर चेन में। तो जो चेन है ना बेटा, वो आपके पास होगी सुपीरियर और सबऑर्डिनेट्स के बीच में। और दूसरी बात आपने याद रखनी है, हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक आपका जो सिस्टम चलेगा उसको आपने स्केलर चेन कहना है। तो एक लाइन जो आपने लर्न करनी है वो ये है कि फॉर्मल लाइन ऑफ अथॉरिटी बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबऑर्डिनेट हाईएस्ट टू लोएस्ट रैंक इज नोन एज स्केलर चेन। अब उसके बाद जो बेटा आपने ये बात ध्यान रखनी है वो क्या है कि ये जो चेन है ना, ये आपकी वॉयलेट नहीं होनी चाहिए। हम नॉर्मली ये कहते हैं ना कि हाईएस्ट टू लोएस्ट जो हमारा एक सिस्टम चल रहा है वो बिल्कुल भी आपका क्या ना हो, खराब ना हो। This chain should not be violated, but in emergency, employee at same level can contact through gangplank by informing their immediate superior. अब इसमें क्या है बेटा, गैंग प्लैंक को आपने फॉलो करना है। देखो जैसे इस डायग्राम के अंदर आपको दिख रहा है कि ए बी सी डी ऐसे लेवल्स बने हुए हैं, ठीक है। तो गैंग प्लैंक में हमारी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है वो क्या है कि ये वाले लेवल का पर्सन ये वाले लेवल से डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे हाईएस्ट टू लोएस्ट जो अथॉरिटी है उसको, उस सिस्टम को फॉलो नहीं करना। आप गैंग प्लैंक के थ्रू अगर आपको कोई इमरजेंसी है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो आप ऐसे डायरेक्ट भी कम्युनिकेट कर सकते हो। देखो अगर एक लेवल का कोई पर्सन है वो अपने कोई अर्जेंट इन्फॉर्मेशन दूसरे लेवल पे पर्सन के साथ फॉलो कर रहा है, तो यहाँ पर बेटा देखो उसको एक लॉन्ग चेन को फॉलो करने की ज़रूरत ही नहीं है कि वो पहले इससे कम्युनिकेट करे, इससे या तो इससे। तो ऐसे क्या होगा, पूरा कम्युनिकेशन के थ्रू उसका मैसेज यहाँ पे आ रहा है। तो जब हम गैंग प्लैंक को फॉलो करते हैं तो ये मैसेज हम डायरेक्ट भी दे सकते हैं, ठीक है। और गैंग प्लैंक मतलब अगर आपको पेपर में अलग से वन वर्ड में भी क्वेश्चन आ जाता है तो आपने यही लिखना है कि गैंग प्लैंक परमिट करता है डायरेक्ट कम्युनिकेशन बिटवीन एम्प्लॉयज वर्किंग एट इन डिफरेंट पोजीशन विदाउट फॉलोइंग द स्केलर चेन। तो इस वीडियो में हम यहाँ तक के प्रिंसिपल डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग इसके आगे के प्रिंसिपल शेयर करेंगे। अब इस पूरी वीडियो के अंदर मैंने जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस किए हैं उनको आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है ताकि आपकी केस स्टडीज़ हैं बेटा वो पूरी तरह से सॉल्व हो जाए।